बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क के तूल और अर्ज़ में इस वक्त सैलाब है। सिंध जो है वो डूब रहा है। इंडिया का एक नया डैम जो है थीम डैम वो टूट गया है। फिर रावी की तरफ जो है ऊंची लहरें जो हैं वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा दरिया चनाब ने गुजरात को डुबो दिया है, फिर मुल्तान को डुबो दिया है। इसके अलावा भौलनगर जो है वो बुरी तरह मुतासर है। आज हम बात ये करेंगे कि जो सैलाब आ रहा है और हाई दर्जे का ये सैलाब है। अब तो कहते हैं जी 1988 से भी ज़्यादा ऊंचा सैलाब है ये, और अभी ये जारी रहेगा चूँकि जो मौसमियाती तब्दीली है उसके बावजूद मौसमियाती तब्दीली की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। खुद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में 2-3 दफ़ा क्लाउड बर्स्ट हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। इनसे हम जानेंगे कि ये जो सैलाब जो ना रुकने वाला सैलाब है, और अब कहा जा रहा है कि 15-20 सितंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और साथ ये भी कि हो सकता है उससे भी तवील हो जाए, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मगर साहब। संधू साहब, ताज़ा तरीन खबर आई कि जी थीम डैम जो है ना इंडिया का वो टूट गया और रावी में और सैलाब आएगा। फिर उसके अलावा दरिया चनाब ने गुजरात का अच्छा खासा जो है नुकसान कर दिया। चनाब ने पहले मंडी बौद्दीन का भी अच्छा खासा नुकसान किया, कोट मोमन का भी ठीक ठाक नुकसान किया। सतलज में जो है वो भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, रावी भी जानलेवा हुआ पड़ा है। आप क्या समझते हैं कि ये कब तक ये सिलसिला सैलाब वाला जो है रुक पाएगा और कितनी इसकी तबाहकारियाँ होंगी? मांगड़ साहब, पहली बात तो यह है कि इस बात का हमें हर साल पता होता है कि जी इंडिया ने पानी छोड़ना है, थोड़ा छोड़े या ज़्यादा छोड़े। पहला तो वन लाइनर ये है कि उस थोड़े छोड़ने के अभी हमने आज तक कोई इंतज़ाम नहीं किया, क्योंकि थोड़ा भी छोड़े हर दफ़ा वो गन्ना सिंह वाला पे आ गया, फलान जगह पे सैलाब। यही खबरें पहले 30 साल से सुनते आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो थोड़ा पानी आता था ना पहले, उसको भी मैनेज करने का हमने कोई इंतज़ाम नहीं किया। हाँ जी। तबाही बुलाता नहीं, था। पानी के लिए तो हमने खुद कोई बंदोबस्त ही नहीं किया। अब दूसरी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज, और यहाँ इस्लामाबाद में एक रिकॉर्ड टूट गया कि एक महीने में मेरा ख्याल कुछ 8 दफ़ा जो है वो स्पेलवेज जो हैं रॉयल डैम के खोलने पड़े। आपने खुद से सीडीए में रहे हैं, आपको पता है इतनी ज़्यादा नहीं खोले जाते। मैक्सिमम 2 दफ़ा होता था ये पूरे हाँ सीज़न में। हाँ जी। अच्छा, दूसरा है क्लाइमेट चेंज। सोशल मीडिया ले लें, टीवी चैनल्स ले लें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ले लें, एक्सपर्ट्स को ले लें कि जी चूँकि क्लाइमेट चेंज है उसके कॉन्सिक्वेंस है, लिहाजा वी हैव टू फेस इट। यस, वी हैव टू फेस। लेकिन जब तक आप इसको मैनेज करने के लिए ज़ीरो से सफ़र शुरू नहीं करेंगे, तो क्या हमें आंखें बंद करके बैठे रहना चाहिए कि जी चूँकि क्लाइमेट चेंज है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और हमने सिर्फ तबाही हमारे मुकद्दर में लिखी है। कम से कम थोड़े फ्लड को अगर आपने मैनेज करने के लिए कुछ किया होता तो ज़्यादा पानी का कुछ हिस्सा तो मैनेज हो जाता। बिल्कुल सही बात। तीसरा है इंडिया। हाँ जी। अब देखें, हमें जब कोई दुश्मन है, आम सोसाइटी में ले लें, जब वो ओपनली कहे कि मैं आपके साथ ये करूँगा, तो पहले कमज़ोरी उसकी नहीं, कमज़ोरी हमारी है, उसकी जारियत नहीं, हमारी कमज़ोरी है। हमें अपनी ढाल बनानी चाहिए। यस, कि हमने क्या इंतज़ाम किया। क्या हम इंतज़ार करें कि हमारे नाक में मुक्का मारे तो फिर हम रोना शुरू करें? तो इसी तरह जो ये फ्लडिंग है, इस हिसाब से हमें तीनों के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करना चाहिए था। संधू साहब, ये जो सैलाब इसने गुजरात को अपनी लपेट में लिया, लाहौर भी अच्छा खासा लपेट में है, मंडी बौद्दीन, कोट मोमन, मुल्तान, भौलनगर, 80% ऑफ पाकिस्तान, सिंध जो है वो भी बुरी तरह। इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे? यस मांगड़ साहब, पहली बात तो इसका थोड़ा सा मैं 1 मिनट आपका लूँगा, बिल्कुल आफ्टर इफेक्ट की तरफ आते हैं। वही इंपॉर्टेंट है जिसको टच नहीं किया जा रहा। सबसे पहली बात तो यह है कि खुदा रहा, आप जब कहते हैं कि जी सीएम साहब ने वो हुक्म दे दिया कि एक्शन लिया जाए, मेरे भाई सबसे पहला एक्शन जो है वो ये है कि आप पहली फुर्सत में स्टडी करवाएं इन जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे नेचुरल है चाहे मैन मेड है, इसका कि इसकी कैपेसिटी इस वक्त क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए आप पैसे खर्चें, जो मर्जी करें, दिस इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये आपके क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस और ये इंडिया की आप भी जारहियत और ये जो आपका रूटीन के फ्लड या रेन वाटर होता है, इसको मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, फिर वही कि हम कसौन का इंतज़ार करते रहें कि कब मुक्का हमारे नाक पे लगता है और हम रोते हैं। सही।
अब आ जाए इसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। एक तो कॉन्सिक्वेंसेस का सबसे पहले हमने देखा कि जो इलीगल, मैं तो कहूँगा को सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी पता नहीं कि जी उसके बाद पार्शल एनओसी है, नहीं है। पार्शल एनओसी कोई टर्म नहीं है, चूँकि किसी स्कीम के अप्रूवल के लिए 5-7 एनओसी चाहिए होते हैं। हाँ जी। लोग जहाँ से आसानी से मिल सकता वो लेके जी हमारे पास तो एक एनओसी है। उस नहीं, NOC इसमें पार्शियल एनओसी पे अभी 15 करोड़ रुपए जुर्माना किया कंपटीशन कमीशन ने किंगडम वैली को, और उसमें ये बात उन्होंने लिखी कि आपके पास जो एनओसी दिया गया था ये मशरूत था कि आप बाकी चीज़ें भी लेके आएंगे, और आप नहीं लेके आए और आपने झूठ बोला कि इस्लामाबाद में, लिहाजा 15 करोड़ रुपए ठोका उनको जुर्माना। अब बिल्कुल, तो इसलिए एक तो इस बहस को क्लोज होना चाहिए कि किसी के पास पार्शल है या नहीं है। हाँ जी। देयर इज ओनली वन टर्म कि अप्रूव्ड है या नहीं है। अच्छा, अब आ जाए कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो इतनी स्कीमें बन गई हैं और डूब गई हैं, तो अगर हमने इन टाइम, मैं पहले बात हमेशा कहता हूँ मॉनिटरिंग की और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की, ये दोनों चीज़ें इधर आड़े आई हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो इस तरह की सोसाइटीज़ बनी होती हैं वहाँ पे लोगों का नुकसान होता है। फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। जैसे अभी ने गुजरात की बात की, लाहौर के, जिस पे पहले गवर्नमेंट ने पैसे लगाए होते हैं, पुल, सड़कें वगैरह, सड़कें, पुल, सीवरेज लाइंस, ड्रेनेज सिस्टम आपका सब तबाह हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम आपका मुतासर होता है, आपकी गैस पाइपलाइन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे आपके पैसे लगे तो आपको नए सिरे से उसके पैसे लगाने पड़ते हैं, और मजमूरी तौर पे ये खरबों में चला जाता है। आप देख लेना, अभी आप कभी स्टैटिस्टिक्स ले लेना, ये ट्रिलियंस में होगा। एक एक शहर में बिलियंस होगा। ये मांगड़ साहब आने दें, स्टैटिस्टिक्स हम लेंगे इसकी। अब अगला क्या है कि जिसको मैं देखता हूँ इस पे हेल्थ इश्यूज इसके बड़े क्लोजली कनेक्टेड हैं विद इट। कौन कौन सी बीमारी फूट सकती है? इसमें सबसे पहले 2 चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। जब भी कहीं पानी की फ्लडिंग होती है, पानी की पॉन्डिंग होती है, सबसे पहले तो आप लें कि जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, गटर्स हमारे, उनका पानी इनके साथ मिक्स होता है, सैलाब के पानी के साथ। जिधर जिधर जाता है उसको साथ साथ कैरी करता जाता है। इसने तो सारे पाकिस्तान के 60% शहरों को मतलब हिट किया, तो उनके साथ सीवरेज अपने साथ लेके जा रहा है जिधर जा रहा है। अब वो पानी कहीं पीने के लिए भी इस्तेमाल होगा, कहीं वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होगा, और कहीं वो उसकी पॉन्डिंग होगी, स्टोरेज होगी। अंडरग्राउंड वाटर जो है, वाटर टेबल है, वो भी पोल्यूट होगा। सो पानी से मुतल्लिका जितनी बीमारियां हैं, जो पेट की बीमारियां हैं, जो सांस की बीमारियां हैं, जो आप दूसरी इन्फेक्शस डिजीज़ कह लें, हैज़ा या दिस एंड दैट, वो सारी इससे। मैं आपको बताऊं कि एक अमेरिकन स्टडी है, मैंने वेस्ट मैनेजमेंट का थीसिस कर रहा था, उसने अकेले वेस्ट जो है उसके साथ 36 डिजीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है। ये अमेरिकन स्टडी है। तो जब सैलाब आता है, पहले तो एक सीवरेज का हो गया ना, अगली बात है कि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है कितना कच्चा। हमारी तो गलियों में, मैंने एक आपको तस्वीर भेजा 3 दिन पहले इस्लामाबाद की, ये ढेर लगे होते हैं। ये ढेर जब पानी आता है स्पीड से साथ लेके जाता है और जाके लो लाइंग एरियाज में उसको डंप कर देता है। तो बाबा इसके कॉन्सिक्वेंसेस किधर जाने हैं? वो 36 की 36 बीमारियां उन एरियाज में लगेंगी। अगली बात यह कि जो मुख्तलिफ शहरों की वेस्ट डंपिंग साइट्स हैं, हमने तो पूरे पाकिस्तान में एक आध कोई होगी सैनिटरी लैंडफिल, बाकी तो सारी ओपन एयर डंपिंग है। अब वो जहाँ जहाँ सैलाब का पानी आया है वो सारी वेस्ट साथ लेके जाएगा, और साथ इसको हम लीचड कहते हैं, कि जहाँ वेस्ट डंप होती है ना फॉर लॉन्ग पीरियड, तो इसका लिक्विड एक इसमें से निकलता है, तो उसका हम लीचड कहते हैं। ये लीचड़ पंजाबी वाले से मिलते जुलते नहीं? लीचड़ एग्जैक्टली उसके बड़ा करीब है ये, कि फलाना बड़ा लीचड़ हो गया। यस, वो भी लीचड़ ही हो जाता है। वाकई मजाक नहीं मैं कह रहा हूँ, इसका कहीं ना कहीं से ना ये खानदान मिल जाना है, रिश्तेदार जरूर निकलेंगे। लीचड़ इसी तरह का ही होता है कि जो लिक्विड निकलता है ना, ये बिल्कुल वहीं डंप होता रहता है, वहीं सीप होता रहता है, और ये इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। तो मुझे बताएं कि ये फ्लड का पानी जो है जिस शहर से गुजरा है, वहाँ कितने शहरों में हमारी सैनिटरी लैंडफिल्स हैं? नहीं है। तो वो सारा ये गंद की लीचेट, गंद और इससे मुतल्लिका बीमारियाँ, ये सारी की सारी साथ लेके गया है। बल्कि मैं कहूँगा
कि बजाय इसके कि पहले तो एक जगह डंप था ना ये हमारा वेस्ट, अब जनाब वो पूरे जितनी बीमारियां इकट्ठी करके उन्हें पूरे पाकिस्तान में फैला दी हैं। तो जनाब, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये हेल्थ इश्यूज जो हैं ये आपके फार मंथ एंड ईयर्स मतलब कौम इसको भुगतेगी। नहीं, बीमारियों का मैंने पूछा था कि एक तो देखें इसके उसमें जो उसने इसको क्लब किया ना, गैस्ट्रो तो लाजमी हाँ है जी, मतलब इसका रेस्पिरेटरी डिजीज है, उसने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, पेट की बीमारियां हैं, फिर जो पानी के साथ वाबस्ता बीमारियां पोल्यूटेड वाटर के साथ। 36 का तो अमेरिकन स्टडीज ने कहा है। नहीं तो फिर अपने साथ ये मलेरिया तो लाएगा ना, क्योंकि मच्छर पैदा होगा, जब पाउंडिंग होनी है मच्छर पैदा होना है, और फिर ये साफ पानी खड़ा हो जाएगा, खड़ा डेंगू भी होगा। हाँ, अच्छा, डेंगू का मैं आपको सर बड़ी दिलचस्प बताऊं, डेंगू इस्लामाबाद में कारोबार बन गया जिली इंतजामिया के लिए। हाँ। वो जाते हैं एसी साहबान, मजिस्ट्रेट साहबान, किसी भी जगह जाके जनाब मजदूर फैक्ट्री के उठा लेते हैं कि जी आपने ये टैंकी साफ़ नहीं की, उसको थाने शिफ्ट कर देते हैं, थाने वाले दिहाड़ लगा के तो अगले दिन शख्सी ज़मानत पे उनको छोड़ दिया जाता है, हालांकि ना वहाँ से लार्वा बरामद होता है, कुछ नहीं होता। 3-4 वाक़यात का तो मैं नहीं शायद हूँ ना जहाँ पे इन्होंने ये वारदात की है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी एसी से ऊपर वाले अफसर को तौफीक हो, एक केस स्टडी बना ले कि भाई जब वहाँ पे ना कोई कंप्लेंट है, ना ये पाया गया, तो आपने किस कैपेसिटी में जाके उनको पकड़ा है? 14 अगस्त को इधर ब्लू एरिया में पकड़ा था ना, और उनसे पता क्या डील हुई थी कि जो आपने ये लाइटें लगानी है ना 14 अगस्त को, आप लगाएं हम नहीं लगाएंगे, तो डेंगू वाले केस में आप बरी। तो बाद में आगे ताजरों ने बता दिया कि जी हमारे साथ तो ये डील किया उन्होंने। देखें, अगर ये तो हम थोड़ा सा उधर चले गए। अच्छा, डेंगू भी आएगा, मलेरिया, मतलब जितनी डिजीजेज चाहे एयर पोल्यूशन से मिलकर है, चाहे वाटर पोल्यूशन से है, और वेस्ट से तो मैंने आपको बताया 36 डिजीज, यानी इंसान का जिगर भी मुतासर होगा, फेफड़े भी मुतासर होंगे, दिल भी मुतासर होगा, दिमाग पेट भी मुतासर होगा, बिनाई भी मुतासर होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सारा कुछ जो गंदगी है अटैक तो इंसान पे करेगी इंसान। और हमारे यहाँ चूंकि पहले ही 2 नंबर अदवायात होती हैं, जाली अदवायात होती हैं, तो वो भी इंसान के ऊपर ही अटैक करेगी। अब इससे सबसे एक बड़ा अहम बात कि जो लाहौर में महमूद बूटी है ना, वहाँ के महमूद बूटी के मकाम के ऊपर, बंद रोड के ऊपर कभी जाते तो मारगला हिल के बराबर ढेर लगे हुए थे कूड़े के। वो तो इन्होंने शिफ्ट किए हैं, लेकिन वहाँ पे जो लम्हा फिक्रिया वो ये है कि वहाँ से डेकेड से वेस्ट डंप हो रही थी, और वो बिल्कुल रावी के किनारे है। वो रावी ले गया ना साथ, और पता नहीं किस किस गांव में छोड़ा है उसने जाके। जी, पूरे पाकिस्तान में जहाँ से रावी का पानी गुजरा है सैलाब का, वो छोड़ता गया। तो इसलिए बड़ा ये सीरियसली इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जो अभी सोशल मीडिया या मेन चैनल्स में हम क्लाइमेट चेंज को स्लोगन बना लिया, हमने कि जी इसका आना ही आना है, जी भारत ने अभी जारियत कर दी ना, सोल्यूशन तो हमने ढूंढना है ना। नहीं सर, देखिए ये तो साफ नजर आ रहा है कि बारिशें इधर भी हो रही हैं उधर भी हो रही हैं। अगर हम एक महीने में 8-10 दफा अपना ये रावल डैम खोल सकते हैं, तो उन्होंने नहीं अपने डैम खोलने। एग्जैक्टली। आप मुझे बताएं कि रावल डैम के हमने स्पिलवे खोले, इसका डायरेक्ट पानी उस एरिया में आ रहा है सब जोन 4A में, फिर आपने कहना है जिसमें हमने इन वायलेशन ऑफ जोनिंग रेगुलेशन जो हमने प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया, आज चेयरमैन साहब जाके देखें कि वहां पे ये जो है पानी डेफिनेटली आया होगा। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है कि सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। फ़िलहाल तो सैलाब की जो कारपेट बमबारी है वो देहातों में हो रही है, शहरों में हो रही है। पहले तो ज़्यादातर सैलाब ने रुख किया हुआ था, चूँकि इब्तदाई तौर पे इंडिया ने पानी छोड़ा ही रावी में था, तो रावी ने लाहौर को सबसे पहले टारगेट किया। वहाँ पे उन्होंने जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ थी, पार्क व्यू इसलिए ज़्यादा सामने आया क्योंकि पार्क व्यू में अमीर कबीर लोग आबाद हुए थे, और वो है भी इस दरिया रावी के सीने में थी। लेकिन फिर जो पानी आगे जाता गया तो आगे जो देहात थे, जो फतह थी, उनको तबाह करता गया। फिर चनाब में पानी आ गया। चनाब में अब गुजरात में बहुत बुरी तरीके से तबाही हो रही है, लेकिन उसके आगे अगर आप चले जाएं मंडी बहुत दिन, फिर कोट मोमन, जहाँ जहाँ से दरिया चनाब गुजर रहा है तबाही फैलाता जा रहा है। दरिया सतलुज में यही सूरत हाल है। झेलम में अभी जो है वो कम है, लेकिन जो बारिशें जिस शिद्दत के साथ इस्लामाबाद में हुई हैं, यहाँ भी काफ़ी तबाही हुई है। अलबत्ता चूँकि मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं, लिहाजा हमने कुछ किया ही नहीं है। हमने डैम बनाने थे, हमने डैम नहीं बनाए। 11 डैम तो सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में बनने थे, और खित्ता पठवार में 60 डैम जो हैं महकमा इरीगेशन ने बनाने थे, जो यहाँ पे हमारे अरबों रुपये
मालियत के प्लाटों पे बैठे हुए हैं, रावल डैम किनारे, ये स्मॉल डैम वाले जो हैं, इन्होंने 7 डैम पूरे खित्ता पठवार में बनाने थे। एक इन्होंने डैम बनाया शाहपुर डैम, ये फतेह जंग के करीब, वो भी तेज़ बारिश आई और उसका बंद टूट गया, पहले से ज़्यादा सैलाब वहाँ पे बरपा हुआ। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह किसी ने इनसे पूछा नहीं है स्मॉल डैम वालों से कि ये आपने मटेरियल कौन सा वहाँ पे लगाया था। ये है हमारे बंदोबस्त। तो नाज़रीन फ़िलहाल शमशाद मांगड़ और जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।